अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है, तबीयत ठीक है? ओवरऑल पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज का भी आगाज हो गया। कल जमैका में शुरू होने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग की और 217 रन बनाकर आउट हो गई। खासी मुश्किलात से दो चार रही पाकिस्तान की बैटिंग। टॉप ग्रीन विकेट पर खासी घास दिखाई दे रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है पिच कौन सी है, ग्राउंड कौन सा है, जिस तरह की पिच दिखाई दे रही है। यही वजह है कि 101 रन पे पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे और वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टैंड सामने आया था 85 रन का फहीम अशरफ और फवाद आलम। वंस अगेन फवाद आलम वेरी वेल प्लेड, आप रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को टेस्ट क्रिकेट में जब से वो आए हैं। और एक मरतबा फिर उनकी शानदार निफ सेंचुरी और वो पार्टनरशिप का ड्रॉप सीन अनफॉर्चुनेट रन आउट की सूरत में हुआ, वरना पाकिस्तान टीम शायद 20-25 रन और स्कोर कर लेगी। मैं 20-25 रन इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल अगर हम देखते हैं बैट्समैन इस पिच के ऊपर, क्योंकि जब खेल खत्म हुआ तो वेस्ट इंडीज ने भी अपनी 2 विकेटें गंवा दी थी और सिर्फ 2 रन ही बोर्ड पर थे। तो बॉलर्स की जन्नत दिखाई दे रही है। ये मैच है, लेकिन दूसरी जानिब इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच का आगाज ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पर हुआ है। हालांकि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इंडिया को खेलने की दावत दी थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश बॉलर्स इस कंडीशन का फायदा उठाएंगे, लेकिन वेल प्लेड इंडियन बैटिंग वंस अगेन। केएल राहुल की शानदार सेंचुरी, देन 83 रन स्कोर किए रोहित शर्मा ने, कोहली ने 42 रन बनाए, पंत ने 37 रन बनाए और जडेजा 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। 346 रन 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी खबरें आने तक इंडिया ने स्कोर कर लिए थे। जबरदस्त किस्म का मुकाबला दोनों जगह पे वेस्ट इंडीज में भी जारी है, इंडिया में भी जारी है। एक जाने बैट्समैन डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी जाने बॉलर्स का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं तो फिर मोहम्मद हफीज बहुत आउट ऑफ फॉर्म चले आ रहे थे और वो आज सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी खबर यह है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिकेट माहिरीन बहुत सारी बातें कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। इतनी छोटी, ऑलरेडी वो ग्राउंड छोटा है, देन आपने बाउंड्री भी इतनी छोटी की हुई है, एक मिस टाइम होती है तो वो छक्का हो जाता है। क्या इससे पाकिस्तान की उन तैयारियों को जो वर्ल्ड T20 को सामने रखते हुए बनाई गई है मदद मिल रही है या नहीं मदद मिल रही है? बात करूंगा हमारे एक्सपर्ट से। इसके साथ साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का भी शेड्यूल सामने आ गया। न्यूजीलैंड का हाल ही में सामने आया था और अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी जो है वो अक्टूबर में बिफोर वर्ल्ड T20 2 T20 मैचेस पिंडी के मकाम पर खेलेगी। अच्छी खबर है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आइंदा साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया की टीम 22 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आएगी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है कोई और नहीं, क्रिकेट हंगामा की जान, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। जिस तरह की पिच जमैका में दिखाई दे रही है, अगर आपसे मैं कहूँ ना कि हारून भाई जरा जाके बैटिंग कर ले, आप भी भाग जाएंगे वहां से? इतनी ग्रासी ट्रैक। देखिए वो ग्रासी ट्रैक तो है, लेकिन बट आई वुड स्टिल से कि क्योंकि बारिशें इतनी ज्यादा हो रही हैं वहां पर, तो इसलिए जो मॉइस्चर है ना नीचे, उसकी वजह से वो हार्डनेस आप करनी आई हुई। आपने देखा होगा स्विंग तो हो रहा है, सीन हो रहा है, बट वो जो बाउंस जो हम देखते थे जमैका के ग्राउंड पे वो हमको नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये डेफिनेटली बैटिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है अर्ली स्टेजेस के ऊपर, क्योंकि घास भी मौजूद है, डैम्प कंडीशन है, बारिश की वजह से आप मैच रोकना भी पड़ता है आपको। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की रिकवरी बुरी नहीं हुई। 212 रन और उसके बाद जो खास तौर पर 2 खिलाड़ियों को आउट कर लेना सिर्फ 2 रन के ऊपर, इससे मैच थोड़ा सा ओपन हो गया है अगेन। जैसे कि आपने ऑलरेडी कहा कि फवाद आलम ने शो किया कि वो मैन ऑफ क्राइसिस बनते हुए नजर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और पाकिस्तान को अब जो है वो हर जगह पे जहां उनकी ज़रूरत पड़ती है वो उनको अच्छा खेलते हैं। उनका साथ दिया फहीम अशरफ ने, और उसके बाद फिर आप एक ऐसे स्कोर पे पहुंचे और उसके बाद 2 आउट करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये मैच थोड़ा सा ओपन है। लेकिन बारिश अभी भी नेक्स्ट 3 to 4 डेज में 60%, 40%, 50% के तनासुब से जो फोरकास्ट है वो में नज़र आ रही है। तो ये डेफिनेटली इन एंड आउट होगा, कभी मैच होगा कभी नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब देखना यह कि पाकिस्तान को अपर हैंड होना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की पिच है उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। आपने देखा कि
जो स्टार्ट में ही 2 विकेट जो लिए अब्बास ने, जिनको शामिल किया गया काफी दिनों के बाद, विद इन द स्टंप्स रखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थोड़ी सी मूवमेंट भी हो रही है। फिर हसन अली अभी बाकी हैं और उसके बाद शाहीन शाह, फहीम अशरफ, ये काफी डैमेज कर सकते हैं। एंड देन यासिर शाह को भी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए इस पिच के ऊपर। और भाई पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पिच को मद्देनजर रखते हुए हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए, यासिर शाह के साथ। हमने नुमान को शामिल नहीं किया, साजिद को शामिल नहीं किया, बल्कि हमने फहीम अशरफ पे ज्यादा रिलाई किया। तो इस दफा ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम मैनेजमेंट ने एटलीस्ट इस दफा पिच को थोड़ा पढ़ लिया। आई थिंक ऐसा नहीं है, मैं अभी भी फील करता हूं। भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। दूसरे स्पिनर की मेरे अपने नजदीक बनती थी। इसमें आप एक आध मीडियम पेसर को ड्रॉप करके और आप एक स्पिनर डाल सकते थे, लेकिन मैं अभी भी फील करता हूं कि अगर आपको स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो आप फवाद आलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा बैकअप बॉलर मौजूद नहीं है जो स्पिन कर सके। आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं, होपफुली चारों बॉलर्स में से 3 डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देंगे। और उसके बाद फिर विकेट्स अगर जब आप ले लेंगे तो जो विकेट्स गिरेंगी आपको फायदा ही होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें जो वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर्स हैं, ज्यादातर स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। ये ज्यादातर हिट मारने की कोशिश करते हैं, सिवाय ब्राथवेट जो कि कैप्टन है, वो थोड़ा इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तानी बॉलर्स अगर एक अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर उनको सपोर्ट करें तो पाकिस्तान इनको आउट कर सकती है जल्दी, ताकि थर्ड इनिंग में पाकिस्तान ने बैटिंग करनी होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान को तीसरी इनिंग में बैटिंग करनी है। जिस तरह आपने बात कही कि पैचेस में बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जो पिच है और जिस तरीके से हमने देखा कि बैट्समैनों के लिए इतने माहौल दिखाई नहीं दे रहा जमैका में, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले दिन के बाद 12 विकेट गिर गई पहले दिन के बाद। अगर पैचेस में कहीं बारिश भी होती है तो एटलीस्ट रिजल्ट सामने आ सकता है इस मैच का। डिपेंड करता है कि आपको कल तो अच्छे खासे ओवर्स मिल गए दोनों टीमों को। अगर देखा जाए तो जब तक अगर नंबर ऑफ ओवर्स आपके 70 से 80 ओवर्स आपको मिल जाते हैं एवरी डे, बावजूद इसके कि बारिश हो रही हो, तो फिर इस मैच का नतीजा डेफिनेटली सामने आ सकता है और आना भी चाहिए। क्योंकि जिस किस्म का स्टार्ट मिल गया, पाकिस्तान लो स्कोर पे आउट हुआ है, 2 पाकिस्तान ने आउट कर लिए। अगर तो वेस्ट इंडीज भी 200 अंदर आउट हो जाती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो जाएगा। और भाई अगर हम अपना ओपनिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, इमरान भट्ट को देखते हैं और उनके साथ आबिद अली को देखते हैं, अभी तक हमने ज्यादातर देखा कि उनको साजगार बैटिंग कंडीशन में बैटिंग करने का मौका मिला। ये पहला मौका था कि जहां पर थोड़ी सी प्यास बहुत ज्यादा पिच पर मौजूद थी, थोड़ा वेयर एंड टेयर भी पिच पर मौजूद है, गेंद थोड़ा ऊपर नीचे भी रह रहा है। ग्रास की वजह से सीमर्स को बहुत मदद मिल रही, तो यहाँ आपको ऐसा नहीं लगा दोनों स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए? यस, देखें, जहां तक मैं फील करता हूं कि पाकिस्तान के ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन को बहुत मौके मिल चुके हैं। इस सीरीज में भी इनको पूरा मौका दे देना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि इनकी अहलियत क्या है। देखिए, जब आप अगर एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपको कंडीशंस तो मुख्तलिफ मिलेंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपको टेलर मेड बैटिंग पिचेस मिलें और वहां जाके आप रन्स करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही ये प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो रन्स के अंबार लगा देते हैं। जिसकी मिसाल अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग में देख लें, वो प्लेयर जो कि वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं करते और यहाँ आते ही उन्होंने 100 पे 100 करने शुरू कर दिए हैं। बड़ी तेजी से 20 बॉलों पे 40 रन भी बन रहे हैं, किसी ने फास्टेस्ट 50 भी बना दिया है। इशू अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो प्रॉब्ली अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है या जो उनकी क्वालिटी है प्रॉब्ली वो इंटरनेशनल लेवल के मेयार की नहीं है। ये तो आपको फर्क साफ जाहिर नजर आना शुरू हो गया है, एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम, एक्सेप्ट फॉर रिजवान। और अब अगर टू सम एक्सटेंट अगर हम देखते हैं फवाद आलम को, तो आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर आपको नजर आ रहा है जो आपको नजर आए कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उतना ही अच्छा कर रहा हो और डोमेस्टिक लेवल पे भी उतना अच्छा कर रहा हो। जो भी आपके प्लेयर्स डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा कर रहे होते हैं, जैसे उनको मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो जाके नाकाम हो जाते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। देखिए, T20 हो गया, वनडे हो गया, ये तो इशू नहीं है इसमें तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे वनडे में भी आपके वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, T20 में भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके वो रन नहीं करते। और कश्मीर प्रीमियर लीग की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। कश्मीर प्रीमियर लीग की तो मैं आगे बात करूंगा आपसे।
ये जरा थोड़ा सा एक टॉपिक ऐसा है कि कश्मीर के नाम से लीग हो रही है, बहुत कामयाब, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्या ये हमारी को फायदा नहीं पहुंचा रही। इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन मैच पे थोड़ी हम बात करते हैं। अजहर अली, जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितना वो टाइम क्रिकेट में गुजार चुके हैं, जितना पाकिस्तान पे स्पेंड कर चुका है, उस लिहाज से असद शफीक के लिए उस तरीके के मौके नहीं होते जितने अजहर अली के लिए होते हैं। अजहर अली क्या अपने प्राइम में अब भी चल रहे हैं? आपको ये महसूस हो रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं वो? लेवल शेक किया उनका। नसीम, आपने ये जो पॉइंट रेज किए बहुत ही वैलिड पॉइंट। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि आई थिंक देखिए यही होता है। मैं अपने नज़दीक जो आपके थिंक टैंक है, जो कि आपकी टीम मैनेजमेंट है, प्लस आपकी सिलेक्शन कमेटी है, इनको बड़े बगौर ये जायजा लेना चाहिए कि अजहर अली की इस वक्त क्या सिचुएशन है। मैं जिस तरीके से कल उसको खेलते हुए देखा, अगर 42 बॉल्स में वो अगर 3 या 4 रन कर रहे हैं, या 24 या 25 बॉलों में वो 3 या 4 रन कर रहे हैं, तो आप रन ही नहीं निकाल सकते। तो ये शो कर रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब आपने यही देखना है, देखिए प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये है कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेटर जब उसको मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनका मुकाबला है उन नए प्लेयर्स का जो आ रहे हैं, कि वो अपने जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली उनकी एज भी बढ़ रही है और उनकी परफॉर्मेंस भी इन एंड आउट है, आप उनको चैलेंज करेंगे ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आपके वो परफॉर्म नहीं करते डोमेस्टिक के प्लेयर्स, तो लामहाला जो भी थिंक टैंक है, सिलेक्शन कमेटी है, वो यही सोचती है कि यार एक्सपीरियंस तो है ना इनके पास, 2-3 मैचों में फेल होंगे, फिर उसके बाद ये रन कर देंगे। तो जब तक हमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिल जाता डोमेस्टिक सर्किट से जो आके इनकी जगह पूरी की पूरी तरह ले ले, उस वक्त तक तो ये अजहर अली हो गए या हफीज हो गए, इस तरह के और भी जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। देखे ना, आपने एक एक्सपीरियंस प्लेयर को ही बुलाया ना रिप्लेस करने के लिए, यूनुस खान को, फवाद आलम को। आपको तो डोमेस्टिक सर्किट से बेसिकली नहीं मिला कोई भी प्लेयर ऐसा। तो आप देखें ना, फवाद आलम जो मुसलसल पिछले 10 साल से नेग्लेक्ट हो रहे थे, उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया। तो इसीलिए अजहर अली का भी अभी जो चांस मुझे नजर आता है वो यही है कि क्योंकि नीचे से कोई प्लेयर उनको चैलेंज नहीं कर रहा, और जब कोई प्लेयर उनको चैलेंज नहीं करेगा, अपनी जगह नहीं बनाएगा, तो ऑब्वियसली फिर ये तो अभी इनको खेलते रहना पड़ेगा जब तक कि कोई ऐसा प्लेयर आके इनको चैलेंज ना करे। सिवाय बाबर आजम के, रिजवान के, मुझे तो और कोई प्लेयर नजर ही नहीं आया। इवन इमरान भट्ट मुझे कोई इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रहे, इवन आबिद अली मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रहे। मैं उसको इंटरनेशनल लेवल की वजह से मैं देख रहा हूँ। प्लेयर्स अच्छे हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो प्लेयर्स अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली परफॉर्म करते हैं, चाहे डोमेस्टिक पे हो या टू सम एक्सटेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस दी हैं। बट जिस क्वालिटी को आप अगर जैसे आपके जहन में आमिर सुहेल आता है, जैसे आपके जहन में सईद अनवर आता है, आपके जहन में माजिद खान आता है, आपके जहन में सादिक मोहम्मद आता है, जब आप इनसे कंपेयर करते हैं तो फिर ऑब्वियसली मुदस्सिर नजर हैं, मोहसिन खान है, शुएब मोहम्मद हैं, तो आपको वो क्वालिटी, तो मैं आई एम सॉरी टू से, बट वो क्वालिटी नजर नहीं आती। हारून रशीद भाई भी हैं उनमें, आपने नाम नहीं लिया, चले मैं नाम ले लेता हूँ। आपने भी ज़ाहिर उस बैटिंग लाइनअप में आपने क्रिकेट खेली है जो पाकिस्तान की शायद तारीख की सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप हो, इसमें कोई शुबा नहीं होगा, क्योंकि टॉप से लेके नीचे तक जिस तरीके के स्टार थे, आपने उनके दरमियान में जगह बना के क्रिकेट खेली है, जो इतना आसान काम नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी का भी कोई रोल देख रहे हैं? कुछ कर लेंगे जगह पे गेंदे वो? हाँ बिल्कुल, उसको करनी चाहिए। देखिए आपको फॉर्म में वापस आने के लिए ना, देखिए T20 में या वनडे क्रिकेट में आप फॉर्म में वापस नहीं आ सकते, इसलिए कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन है। आप 4 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकते, आप वनडे में 10 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप छोटे छोटे स्पेल्स में आते हैं। तो इसलिए जब आपका रिदम अगर बन जाए, हो सकता है वो एक स्पेल में, पहले स्पेल में आउट ना करे, दूसरे स्पेल में आउट ना करे, तीसरे, जहां उनका मोमेंटम बना, जहां उनका रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ, या अर्ली स्टेजेस में उनको 1-2 विकेट्स मिलती हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस जब वापस आता है, तो जो अभी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ये पूरी जब सीरीज, तो उनका वो रिदम पूरी तरह वापस आ चुका होगा, विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है उनकी वो वापस आएगी। तो मैं फील करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज उनके लिए कारगर साबित हो सकती है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फॉर्म में वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, सबको उम्मीद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जो 2 आउट करनी है, तो 217 नहीं, बल्कि अगर पाकिस्तान 150 के अंदर आउट करने में वेस्ट इंडीज को कामयाब होता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान को खासा एज मिल जाएगा, क्योंकि चौथी इनिंग फिर वेस्ट इंडीज ने इस पिच पे आकर खेलनी है, तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद अरुण भाई वापस आते हैं तो जरा कुछ इंडिया और इंग्लैंड के टाकरे पर भी बात करते हैं, क्योंकि
बड़ी टीमें मध्य मुकाबल हैं, दो तगड़ी टीमें मध्य मुकाबल हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप की पोजीशन पे दिखाई दे रही हैं और इनका मुकाबला भी बड़ा टॉप का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉस हारने के बाद भी अगर इंडियन टीम 7 विकेटों पर 46 रन बनाकर इस वक्त मौजूद है, इसका मकसद है कि इंडिया के कहीं ना कहीं अब खासी सुपीरियर है। अरुण भाई से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जारी टेस्ट मैच का। T20 क्रिकेट से निकले, कुछ टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, वरना फिर थोड़ा IPL के रिमेनिंग मैचेस आ जाने, वर्ल्ड T20 आ जाना है, उससे पहले तमाम सीरीज आ जानी है। तो फिर जरा वो जो एक क्रिकेट का टॉप क्लास टेस्ट है टेस्ट क्रिकेट, उस पर हम थोड़ी बात कर रहे हैं और कुछ बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान मैच में। इंडिया की तगड़ी बैटिंग, टॉस हारने के बाद भी इंडिया ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। एट द मोमेंट 346 रन स्कोर कर लिए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। कल जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पर 376 रन स्कोर किए। KL राहुल ट्रेमेंडस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। हारून भाई से बात करेंगे। और भाई टॉस हारने के बाद जिस तरीके की बैटिंग हमने इंडिया की देखी है, बहुत कम होता है कि टॉस हारने के बाद इस कॉन्फिडेंस के साथ वो मैदान में जाए। रोहित शर्मा 83, KL राहुल 129, 42 कोहली, अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हुए। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक इंग्लैंड ने प्रॉब्ली पिच को रीड किया, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग होगा। इनफैक्ट ऐसा हुआ नहीं। और अगर अब दूसरी तरफ क्रेडिट दें इंडिया की बैटिंग को कि उन्होंने बहुत ही उम्दा बैटिंग की। आई थिंक रोहित शर्मा ने और राहुल ने जिस किस्म का मतलब आगाज़ किया, और मतलब आई थिंक अनलकी थे रोहित शर्मा के, वो अपनी सेंचुरी नहीं कर सके। और उसके बाद कोहली भी आके बड़ा मुताद अंदाज में खेल रहे थे और उनको पता था इंग्लैंड का एडवांटेज सिर्फ उसी सूरत में था कि अगर वो टॉप ऑर्डर को आउट कर लेते विद द न्यू बॉल, जैसी उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की थी और फील्डिंग की। क्योंकि होता यही है कि जब कैप्टन टॉस जीत के फील्डिंग करता है तो उसके ज़हन में सिर्फ यही प्लान होता है कि हमने लंच से पहले 2 से 3 प्लेयर को आउट करना है, ताकि अगली जो बैटिंग टीम है वो प्रेशर में आ जाए। लेकिन आई थिंक इंडिया ने उसका बड़ा अच्छा मुकाबला किया और कल के पूरे 90 ओवर्स मैं फील करता हूं कि बहुत ज़्यादा सबड्यूड हो गए थे विराट कोहली आखिरी वक्त में। क्योंकि जैसे ही वो नया बॉल, वो इंतजार कर रहे थे कि कब नया बॉल आएगा, तो वो 10 ओवर जो है ना वो बड़े आराम से खेलना चाह रहे थे, क्योंकि 90 ओवर्स का दिन होता है, पूरे एक दिन में 90 ओवर्स हो सकते हैं। लेकिन वो 3 से 4 ओवर पहले वो एक अच्छी बॉल पे जो कि आउट स्विंग थी और वो उस पर स्लिप में कैच आउट हो गए। तो मेरे अपने नज़दीक बैटिंग बुरी नहीं रही। इंग्लैंड का जो ट्रम्प कार्ड था वो एंडरसन, और उन्होंने जब भी देखे सेकंड बॉल पे, आज सुबह भी आते ही उन्होंने एक आधा आउट किया। तो मेरे अपने नज़दीक आज भी रन थ्रू करना चाहिए था इंग्लैंड की बॉलिंग को, लेकिन पंत की और थोड़ी सी जडेजा की जो पार्टनरशिप हुई उसने थोड़ा सा संभाला दिया। अब मसला ये कि तकरीबन 116 के लगभग जो है ओवर्स हो चुके हैं। 116-17 रन ओवर्स का मतलब अगर आउट होते होते 125 या 130 ओवर्स भी अगर खेल जाती है इंडिया, तो अब अल्टीमेटली नेक्स्ट 4 डेज में आपके पास ओवर्स कितने रह जाएंगे, इंग्लैंड कितना बैटिंग करेगी। सो आई थिंक जितनी इंडिया बैटिंग करेगी उतने वक्त तक अगर इंग्लैंड बैटिंग करेगा तब जाकर उस स्कोर तक पहुंचेगा। तो कितने 1.5 से 2 दिन या 3 दिन अगर आगे पहली दिन इनिंग में निकल जाते हैं तो 2 दिन पिच और ज्यादा स्लो हो जाएगी। आप फिर इंडिया की बैटिंग को आप सेकेंड इनिंग में जो उनकी तीसरी इनिंग होगी इस मैच की, उसको आउट कर लेना इतना आसान अब इंग्लैंड के लिए नहीं होगा। मेरे अपने नजदीक इंडिया इस वक्त थोड़ा अगर ये स्कोर को आगे बढ़ा के 400 के करीब ले जाते हैं, और इनके पास जिस तरह इन्होंने 3 से 4 फास्ट बॉलर खिलाए हुए हैं और वो सारे के सारे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, सिराज हो गए या शर्मा हो गए, और बुमराह ने तो पिछले मैच में बहुत उम्दा बॉलिंग की थी। तो इंडिया का बेस अटैक है। प्रॉब्ली एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग नहीं की, वो इंडिया का ये बॉलिंग अटैक भी हो कि ये उनको एडवांटेज ना मिल जाए। क्या इंडिया का बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक में आ गया? फास्ट बॉलर्स के बारे में कहते थे इंडिया तो प्रोड्यूस नहीं करता, पाकिस्तान फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है।
इंडिया स्पिनर प्रोड्यूस करता है, इंडिया बैट्समैन प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है। ये कहावत भी खत्म हो गई क्या? नहीं, देखिए नसीम, उसमें उसका एक रीजन है। देखिए रीजन ये होता है कि आप मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड से इंडिया से अब भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा बैट्समैन आपको नजर आते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास है। आपका रोल मॉडल बनता है। देखिए गावस्कर ने, विश्वनाथ ने जब ये बैटिंग करके दुनिया भर में सबसे वीक तरीन टीम थी इंडिया की और दुनिया की मशहूर स्ट्रॉन्ग तरीन बॉलरिंग के खिलाफ गावस्कर ने रन्स किए। वेस्ट इंडीज में उस जमाने में हेलमेट्स भी नहीं होते थे, जिस तरीके से गावस्कर ने रन्स किए, उसके बाद विश्वनाथ ने रन्स किए, तो एक किस्म का रोल मॉडल बन गया। उससे पहले आपको याद होगा कि उनके पास स्पिनर्स इतने ज्यादा तगड़े थे, बेदी थे, प्रसन्ना थे, और इसके अलावा एक दो और लेग स्पिनर उनके जो थे वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। तो ज्यादातर वहां पर लोग स्पिनिंग यानी स्पिनर्स बनना चाहते थे। लेकिन जैसे ही कपिल देव का इमरजेंस होता है, कपिल देव ने आते ही जिस तरह अपनी फास्ट बॉलिंग से उन्होंने जिस तरीके से वो किया, तो लोगों ने वहां फास्ट बॉलिंग को अपनाना शुरू किया। प्लस इंडियंस को भी ये पता लग गया कि फास्ट बॉलिंग के बगैर अब उनका गुजारा नहीं है। तो उन्होंने, आपको याद होगा कि बहुत अरसा पहले एक MRF के नाम से फास्ट बॉलिंग के ऊपर एक एकेडमी बनाई थी और डेनिस लिली को, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत मशहूर बॉलर हैं, उनको हायर किया था। और वो एकेडमी आज तक कायम है और मुसलसल फास्ट बॉलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू वर्क एज ए होल, यू नो, कि हमने अपनी क्रिकेट को कैसे लेके जाना है, किस तरह आगे लेके जाना है। तो मैं ये फील करता हूँ कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस लेवल के ऊपर काम किया कि किस तरीके से हमें जहाँ जहाँ हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम किस तरह इम्प्रूव करें। और उसका नतीजा है कि आज आप देखें कि इंडिया की टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। गांगुली आज खड़े हुए स्ट्रॉस से बातें करते हुए नजर आ रहे थे मुझे, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया की क्रिकेट को कहां से कहां ले गया और अब उसको चला रहे हैं, वही क्रिकेटर्स जिन्होंने सर्व किया है इंडिया की क्रिकेट को। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। MRF अकेडमी का कितना बड़ा रोल रहा है, ये आज नहीं बनी थी हारून भाई, आज इसको 2 दिहाइयों से ज्यादा टाइम हो चुका है और उन्होंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान बनाए थे। आज जो मॉडर्न डे क्रिकेट में हमें स्टार्स अपनी क्रिकेट में दिखाई नहीं दे रहा, क्या इस तरीके के इकदाम हमें करने होंगे? हम कोई एक पेसर्स की अकेडमी एक प्रॉपर तौर पे बनाए। हालांकि हमारे यहाँ पे जेन्युइन फास्ट बॉलर्स आते हैं, अब चाहे KPK से आ रहे हो, चाहे हमारे और दीगर जगहों पंजाब से बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स निकल रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो, जैसे आपने बात कही कि डोमेस्टिक में छाए हुए होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने के बाद पता नहीं क्या हो, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या अब वो तरीके से इंडिया उन कमजोर तो किया, पाकिस्तान को भी कुछ इस तरीके की प्लानिंग करनी होगी कि हम कुछ लोगों को लेकर आए। हालांकि हमने बड़े नाम लगाए हुए इस वक्त, नेशनल हाई परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ तो बड़े नाम वहां जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे आप देखें, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, हम बड़े नामों के ऊपर गए हैं वहां पर। लेकिन क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपनी जगह पर, लेकिन स्पेसिफिक एक बैट्समैनों की अकेडमी है, ठीक है, इंजमाम साहब भी जाएंगे, यूसुफ भी जाएंगे, बैट्समैनों को ट्रीट करेंगे। 12 से 14 साल के बच्चे जो MRF ने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम करते हैं तो कोई फायदा क्रिकेट को आपको दिखाई दे रहा है? देखिए यही तो वो चीज़ें हैं जो कि वो देखनी है। देखिए मैं इनको, यूसुफ हो गए, सकलैन हो गए, इनको आए हुए भी हार्डली 1 से 1.5 साल हुआ है, तो मैं अभी तो इतनी जल्दी कोई रिजल्ट्स तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि इनके प्लान्स देखें। अभी तक तो कोई मुझे लॉन्ग टर्म प्लान नज़र नहीं आया कि अगर आपने फास्ट बॉलर्स को डेवलप करना है, ये इकट्ठा करके 1 महीने का कैंप लगा देना या 2 महीने का कैंप लगा देना, अगर इससे आप समझ रहे हैं कि आप बैट्समैन बना लेंगे और बॉलर्स बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना ऐसा नहीं है। जब तक आपके यहाँ पर आके देखें, जहाँ आपने MRF पेस अकेडमी की बात की, तो वहाँ तकरीबन लोग 3 से 5 महीने तक क़याम करते हैं। अगर मैं आपको न्यूजीलैंड की लिंकन यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उनकी एकेडमी है अगर उसका जिक्र करूँ, तो वहाँ 10 महीने का स्टे होता है, जहाँ ना सिर्फ उनकी क्रिकेट की डेवलपमेंट होती है बल्कि उनके साथ साथ उनकी एजुकेशन भी होती है। तो आई थिंक वो लोग दूसरे जाविये से सोचते हैं। हमारा जाविया ये है क्योंकि हमारी उठान ही ऐसी हुई है कि हमें अच्छी तरह याद है कि टूर्नामेंट से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले कैंप लगता था और उस कैंप में ही हम सब अपनी तैयारियां करते थे, उसके बाद हम मैचेस में चले जाते थे। तो वो मुसलसल सिलसिला वैसे ही चल रहा है कि 1 महीना 2 महीने के लिए आप बुला लें, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। बदकिस्मती से जब वापस ये प्लेयर्स जो मुख्तलिफ मकामात से आए हुए होते हैं, जब वापस अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, तो वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ ना कोई जिम है, ना वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, ना कुछ है। तो
इसलिए बाहर के ममालिक में जो ये करते हैं कि 8 से 10 महीने का स्टे वहीं, क्योंकि उसके अलावा और उन्होंने कुछ करना नहीं, बीच में एक हफ्ते का गैप देते हैं कि चाहे अपनी फैमिली से मिलके आ जाएं, वहाँ रह लें, सब कुछ हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उसी एकेडमी में अपना वक्त गुजारते हैं। और यही वजह है कि आप देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की एकेडमी हो, चाहे साउथ अफ्रीका में जो एकेडमीज हो, वो इसी तरीके से चलती है। मेरे अपने नज़दीक बीच में कोशिश हुई थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया की एकेडमीज को जाके विजिट किया कि वो किस तरीके से चलती है, लिंकन यूनिवर्सिटी का पूरा हम जो एकेडमी का स्ट्रक्चर लेकर आए। लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल ये है कि वो तसलसल रहता नहीं है। हर 4 साल के बाद आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, हर चेयरमैन आगे अपनी नई टीम के साथ आता है, उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए आपके ये प्रोग्राम्स टूटते रहते हैं, कभी बनते हैं कभी टूटते हैं, तो इसलिए वो रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। देखो हर भाई, रोहित शर्मा ग्रेट बैट्समैन, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अब तक टेस्ट क्रिकेट में मुल्क से बाहर उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की है। बड़ा हैरानकुन स्टैट्स है रोहित शर्मा के हवाले से। 83 रन उन्होंने इस दफा भी स्कोर किए। जो सेंचुरियां उनकी है वो इंडिया में ही है। तो उस लिहाज से इंडिया के बारे में ये तो बात बड़ी पहले मशहूर थी कि घर के शेर, लेकिन शायद अब वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके फाइट देते हैं, अब वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके फाइट देते हैं, वो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके फाइट देते हैं। अब घर के शेर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या रोहित शर्मा के बारे में कह सकते हैं या वो वाकई बड़ा बैट्समैन है? नहीं, आई थिंक देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि अगर उसने 100 नहीं किया तो कम से कम उसकी जो 50 या 60 या 70, 100 से पहले पहले उन्होंने रन्स किए होंगे। देखिए एक चीज होती है बहुत, मैं जिस तरह रोहित शर्मा को जितना मैं करीब से देख रहा हूँ, वो क्रिकेट को बहुत ही कैजुअल लेते हैं। देखिए अगर आपको याद होगा कि जब इंजमाम भी खेला करते थे तो ऐसा लगता था जैसे क्रिकेट उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब वो बैटिंग करते थे कितनी जबरदस्त बैटिंग करते थे, बट वो जिसको कहते हैं ना स्लीपिंग जायंट। इसी तरह अगर आप को याद हो कि वेस्ट इंडीज में भी एक ऐसे आए थे बैट्समैन जो कि ऐसे लगता था कि जैसे वो डिसइंटरेस्टेड से हैं, कैजुअली लेते हैं टीजों, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर थे। मुझे इस वक्त नाम उनका ज़हन से निकल रहा है, वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते थे। लैरी गोम्स तो नहीं थे? कौन? लैरी गोम्स नहीं, लैरी गोम्स तो शायद नहीं, लैरी गोम्स तो नहीं थे, उसके बाद आए थे। ये उन्होंने कप्तानी भी की है एक आध वक्त में। वो ऑलराउंडर अच्छा वो प्लेयर थे, मैं आ जाएगा किसी वक्त नाम। तो मतलब मेरा कहने का है कि जो रोहित शर्मा का भी मुझे लेवल तकरीबन वही लग रहा है कि वो थोड़ा सा एट टाइम्स ईज हो जाते हैं। अगर आप रोहित शर्मा को उसके बाकी क्रिकेटर्स के साथ मिला के देखें तो आपको उनका फिटनेस लेवल भी इतना नजर नहीं आएगा जितना आपको दूसरे प्लेयर्स का नजर आता है। वो अभी भी थोड़ा सा आपको ऑन द हैवियर साइड नजर आएंगे। सो वो एक जिसको मैं कहना हूँ कि नेचुरल क्रिकेटर है और बड़ी जबरदस्त स्किल्स हैं उसके सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक आई थिंक हमें उसको इतनी जल्दी ये नहीं कह देना चाहिए कि वो बाहर अगर उन्होंने रन्स नहीं किए। आई थिंक क्लास तो है। रोहित शर्मा इज अ गुड बैट्समैन, आई वुड से कि वो टॉप की बॉलिंग को खेला हुआ है और परफॉर्मेंस भी दी है उसने इंडिया के लिए। जो पिच आपने देखी इंग्लैंड और इंडिया के मैच की, तो हम कह सकते हैं कि इंडियन इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है। आई थिंक अगर आई विश के वो एक आध स्पिनर और खिला लेते। मैं फील कर रहा था कि यहाँ पर तो मुझे अश्विन की जगह नजर आती थी, 2 स्पिनर्स के साथ उनको जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पीछे इनके फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, पिछला मैच भी तकरीबन इनके फास्ट बॉलर्स इनको जिता के ले जाते अगर वो मैच पूरा होता। तो उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स के जाने का फैसला किया। तो लेट्स सी, क्योंकि अभी तो इंग्लैंड की बैटिंग शुरू होगी और इंग्लैंड की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि रूट के अलावा कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन उनके पास भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इतना आउटस्टैंडिंग बैट्समैन तो नहीं है, लेकिन इंग्लैंड कंपैरेटिवली टॉप की टीम्स में शुमार जरूर होती है और अपने कंडीशन में खेल रहे हैं तो तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। आईपीएल को दिमाग से निकाल के खेलें तो फिर और ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल ने इतना पैसा खिलाड़ियों को दे दिया है कि उसके बाद मुख्तलिफ चीजें दिमाग में आ रही होती है। और मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते तो फिर कुछ कश्मीर प्रीमियर लीग पर बात करेंगे। कश्मीर हमारा कल हमारी 18वीं जश्न आजादी मनाएंगे, कल हारून भाई और हम होंगे आपके साथ और जश्न आजादी का कोई स्पेशल प्रोग्राम। इंशाल्लाह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी खासी बेहतर होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा कश्मीर प्रीमियर लीग पर बात करते हैं। क्रिकेट मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जितने छक्के कश्मीर प्रीमियर लीग में लग रहे हैं, जितने रन्स कश्मीर प्रीमियर
स्कोर हो रहे हैं इतने तो हमारे किसी डोमेस्टिक में भी नहीं होते। तो इसका मकसद है कि मुजफ्फराबाद का ग्राउंड तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है T20 क्रिकेट के लिए। बहुत ही साधारण ग्राउंड दिखाई दे रहा है, जिसको देखे वो बड़े रन स्कोर कर रहे हैं। आज की मैं बात कर लेता हूँ। आज एक टीम ने 215 रन स्कोर किया, आज जो सुबह पहला मैच खेला गया, और दूसरी टीम ने बासानी वो टारगेट 215 रन चेस कर लिया। इस वक्त जो मैच जारी है उसमें मुजफ्फराबाद और मीरपुर की टीमें मध्य मुकाबले 228 रन का हदफ है जो मुजफ्फराबाद ने मीरपुर को दिया हुआ है। और शर्जील और मुख्तार क्रीज पर मौजूद हैं, दोनों जिस तरीके से हिटिंग स्टार्ट कर चुके, ऐसा लग रहा है ये टारगेट भी हासिल हो जाएगा। तो कितने रन बनाए मुजफ्फराबाद में समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर यही बैट्समैन अगर जो जिस तरह यहाँ बैटिंग कर रहे हैं दुनिया में कहीं भी खिला दे, हमसे बड़ी तो बैटिंग ही नहीं है, हम तो ऐसे। लेकिन यही प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो इन्हें क्या हो जाता है। हारून रशीद भाई से जानते हो, उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत चलाई है इन्होंने। हारून भाई आपने मुजफ्फराबाद का ख्याल किया है, यहाँ पे इतने रन बनते हैं। आई थिंक देखिए बहुत ही इंटरटेनिंग वैल्यू है मिल रही है। तमाम जो भी लोग इसको क्रिकेट को देख रहे हैं, जो मैदान में भी हैं और जो टेलीविजन में भी देख रहे हैं, बहुत महसूस हो रहे होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी जो मुझे नज़र आई हैं, जो कि मैंने आउटसाइड से बैठ के जो देखी हैं, जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मे बी ऑर्गेनाइजर्स चाह रहे हो हल्ला गुल्ला हो, इस तरह के छक्कों की और चौकों की भरमार हो। मुझे नहीं समझ में आया कि ऑलरेडी मुजफ्फराबाद का जो ग्राउंड था वो ऑलरेडी छोटा था, आपने उसकी बाउंड्री को और छोटा कर दिया। जब एक स्मॉलर बाउंड्री के ऊपर आपका मिस टाइम भी अगर छक्का होगा, अब मैं देखता हूँ कि हल्का सा वो लिफ्ट करते हैं तो गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के थोड़े बाहर गिर जाती है। लेकिन यही शॉट जब आप किसी अच्छे बड़े ग्राउंड पे मारेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो इसमें कैच होने का एहतमाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा छक्के तो क्राउड में नहीं गिरे। कई ऐसे छक्के हैं जो कि बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूर गिरे, जो कि बाउंड्री लाइन का हिस्सा होंगे, क्योंकि 70 यार्ड 75 यार्ड्स की बाउंड्री नॉर्मली हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस में होती है। लेकिन यहाँ मुझे बहुत छोटी बाउंड्री लगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो नज़र आती है वो ये कि पिच बहुत अच्छी बनी हुई है, इसलिए बॉल बल्ले पे आ रही है, इसलिए जो भी बॉल हिट लगती है वो ग्राउंड से बाहर ही जाती है। और इवन क्योंकि छोटी बाउंड्री की वजह से जब फील्डर मिस भी करता है तो उसको चेज नहीं कर सकता, क्योंकि फौरन ही वो गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है, चौका मिल जाता है। तो इसलिए आपको ये इतने ज़्यादा जो रन्स नज़र आ रहे हैं और इतने ज़्यादा जो आप देख रहे हैं कि 220 भी चेज हो रहा है, 215 भी चेज हो रहा है, तो उसका रीज़न यही है। क्योंकि आप देखें ना, वो कल मोहम्मद वसीम ने आती 4 बॉलों में 4 छक्के मार दिए। अब उसमें से कितने छक्के थे जो रियल सेंस में छक्के होंगे इंटरनेशनल या बड़े ग्राउंड के ऊपर। मैं इसी तरह ये फील करता हूँ कि इसमें जो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं लड़के, इसमें कोई शक नहीं है। 2 एस्पेक्ट, जिसमें बॉलिंग और अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो मुझे उसमें वो क्वालिटी नज़र नहीं आई। अगर कहीं जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे फील्डिंग भी अच्छी होती तो कई ऐसे कैचेस थे जो कि होने चाहिए थे। मैंने तो कई फील्डर्स को कैच करने की ट्राई करते हुए ही नहीं देखा। यानी अगर गेंद हवा में आई है तो इस बात से डर रहा है कि मैं जाके कैच करने जाऊंगा कि कहीं छूट ना जाए कैच। इस किस्म की अप्रोच अगर ये प्लेयर्स लेके खेल रहे हैं तो जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर ये कहूंगा, एक कॉशन है ये मैं आपकी बात से ये बात अखद करूं, नॉन सीरियस क्रिकेट इसको कह सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जो ट्राई कर सकते थे कैच नहीं ले रहे, और फेस्टिवल क्रिकेट इसमें नहीं नसीम, इसमें मैं जिन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं है। ये वो क्रिकेटर्स हैं जो अभी इसमें शामिल हुए हैं टीम में, और वो ये उनको खौफ होता है। इंटरनेशनल क्रिकेटर तो जब खेल रहा होता है वो तो पूरा सीरियस ले रहा होता है। आज जैसे हफीज ने जिस तरह बैटिंग की, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं थे, ओपन आए उन्होंने किया। शोएब मलिक जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, शोएब मलिक जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं। ये वो प्लेयर्स जो कि ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी टीम में शामिल हुए हैं ड्राफ्ट के जरिए किसी जरिए, वो डर रहे होते हैं कि हम आगे जाके ना कैचेस ना करें। तो बॉलिंग भी कोई मुझे इतनी ज़्यादा कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही पेनिट्रेटिव, क्योंकि आपको होता है ना टॉप प्लेयर्स तो मिसिंग है। आप देखेंगे फिर वही इफ्तिखार, फिर वही आसिफ अली, फिर आप वही शुएब मकसूद, आप देखें तो सही किस तरीके से खेले। और आज आजम खान ने फास्टेस्ट 50 बनाई है। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि इसमें कहीं जो हमारा सिलेक्शन कमेटी है या हमारे जो थिंक टैंक है वो कहीं इसमें ना हो जाए ओ जी यहाँ जिन लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको फौरन देखें जी कौन ऐसा है नया लड़का, उसको ले लें। ये सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा इस लीग को। ये यार्डस्टिक ना बनाए कि इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप किसी नए लड़के को यहाँ से पिक कर लें। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि ये आपका वो प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा कि जो सिलेक्शन एटलीस्ट जो यहाँ परफॉर्म है उसको नजर में जरूर रखें, लेकिन वो आगे कहाँ पे परफॉर्म करता है उस पर खास तौर पे फोकस करें।
कि जो अगर बाउंड्री जो है वो 5 से 10 गज अगर बड़ी है, अगर वो वहां पर भी इसी तरीके की बैटिंग कर रहे हैं तो दैट्स इम्पोर्टेंट। आज ये खबर देख रहा था, उसमें ये था कि बैटिंग T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बैटिंग दर्द सर बन गई। सिवाय बाबर के और रिजवान के सारे बैट्समैन नाकाम दिखाई दे रहे हैं। एक फखर ने वाहिद निफ सेंचुरी बनाई है, बाकी कोई रन नहीं कर रहा। तो हारून भाई, उसी खबर के नीचे एक लाइन ये भी लगी हुई है कि खिलाड़ियों को शिकायत ये है कि रिजवान और बाबर बाकियों की बारी आने का मौका ही नहीं देते, तो उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही है। देखिए, अब मसला तो ये है कि ये तो नहीं हो सकता कि वो माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में भी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म आपको छोड़ के जाते हैं तो आप उसको ऊपर कैश इन करें। अब आप यहाँ पे तो आप देखें ना कि शुएब मकसूद या आसिफ अली या इफ्तिखार जब नीचे आते हैं तो आप देखें कितनी जल्दी वो रन करते हैं। सो ऐसा तो नहीं है कि जो अगर ऊपर, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो ओपनर भी बड़े रन कर रहे हैं। वो जीशान लड़के ने, जो कि वो कीपर है, आई थिंक उसने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। खैर वो प्लेयर बुरा नहीं है, वो अच्छा प्लेयर है जो मुल्तान से खेलता है और इस वक्त पता नहीं मेरा ख्याल है, हाँ जीशान अशरफ, जी हाँ जी, वो भी बैट्समैन, हाँ हाँ हाँ, सेंचुरी भी बनाई उसने। सो वो क्लीन हिटिंग करता है, नजर आता है उसमें उसमें क्वालिटी कुछ है, लेकिन अगेन उसको किसी टॉप क्वालिटी कंपटीशन में देखना चाहिए कि वहां कैसे वो फेयर करता है। बुरा नहीं है वो प्लेयर, विकेट कीपर भी है, तो ऑब्वियसली आपके ज़हन में, हाँ जीशान अशरफ PSL में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनके साथ थी। बहुत लोगों ने उनको बड़ा वेटेज दिया था कि ये खिलाड़ी आया है, इसको देखना, इसको देखना। कश्मीर में वो वाकई में स्पार्क शो करते हुए दिखाई दिए। ऐसे तो एहसान अली ने भी जबरदस्त बैटिंग की, जो 99 रन स्कोर किए थे, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आते हैं, इसका मकसद है अरुण भाई, कश्मीर प्रीमियर लीग के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इसमें तो देखें ना, उसमें एक तो देखें इंटरनेशनल फ्लेवर आता है। आपके पास जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं ना, वो चाहे अगर अपनी करंट टीम के नहीं भी हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है कि वो जब आते हैं तो क्वालिटी, जो मुकाबले का जो है ना, वो स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पर जो आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बदकिस्मती से यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ सके। अगर वो आ जाते तो शायद इसका रंग कुछ और होता इस कंपटीशन का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि KPL एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको आगे चलना चाहिए। लेकिन जो जो ये छोटी छोटी खामियां नज़र आ रही है ना, जैसे मैंने बाउंड्री लाइन का छोटा करना, पिच बहुत अच्छी है, जब पिच अच्छी है तो 75 यार्ड्स में भी छक्के ही लगेंगे, तो इसलिए क्यों आपको 10 गज कम करना पड़ा इसको बाउंड्री को। तो इसलिए इसको ये ना करें, ताकि आपने तो बॉलर से तो सब कुछ ही छीन लिया। अब बॉलर अपनी तरफ से, वो विकेट है उसकी, जो मिस टाइम होकर छक्का होता है, वो तो बॉलर की विकेट है। जब आप बॉलर को बिल्कुल ही मायूस कर देंगे तो बॉलर क्या जान लगाएगा कि मेरे यार मैं जरा सा मारता हूँ, मिस टाइम होती है, थर्ड मैन के ऊपर से छक्का हो गया, वो हल्का सा कट मारते पॉइंट के ऊपर से छक्का हो जाता है। आज हफीज ने हल्का सा यॉर्कर को यूं किया तो पता लगा वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चली गई। तो ऐसे तो हम किसी बड़े ग्राउंड पे तो ऐसा कभी नहीं देखते कि इस तरह के छक्के लग रहे हो। सो इसलिए मुझे ये है कि ऑर्गेनाइजर्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप इसका मयार, अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, आई थिंक व्यूअरशिप, मेरा ख्याल है रिकॉर्ड व्यूअरशिप है KPL की, आप इसको थोड़ा अगर बड़ा कर दो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक, इसकी सारी चीज़ें अगर उसी तरीके से करें, तो कोई वजह नहीं है कि KPL भी एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के बाद एक KPL एक ऐसा ब्रांड हो सकता है कि जिसको लोग फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा का हिस्सा बने। मैं और हारून भाई मिलकर हंगामा कर रहे होते हैं और हम हंगामा करते रहेंगे। इसलिए हंगामा करते रहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमें जो चीज भी दुरुस्त दिखाई नहीं देगी, हम उस पर जरूर बात करेंगे। देखें, हारून भाई ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की निशानदेही की है। हम अपनी अगर अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर कश्मीर प्रीमियर लीग को सामने रखते हैं, तो उसमें जो खामियां थी आज हारून भाई ने आपके सामने रख दी कि बाउंड्री हमने बहुत ज्यादा छोटी कर दी, ऑलरेडी वो छोटा ग्राउंड है, अब मिस टाइम भी बाहर जा रहा है। तो एटलीस्ट अगर ये सूरत हाल रहेगी तो फिर आप ना तो बैट्समैन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते कि कौन सा बैट्समैन कितनी बड़ी हिट मार सकता है, क्योंकि छक्का हो गया तो छक्का ही काउंट हो रहा होता है। बॉलर तो निकाल मुश्किल हो जाएगा कि बॉलर के लिए छोड़ा ही कुछ नहीं है। तो इन चीज प्रीमियर लीग के मुंतजमीन को जरूर मद्देनजर रखना होगा। जमैका में हम देख रहे हैं कि फास्ट और बॉलर्स छाए हुए, तो दूसरी जगह इंग्लैंड में अगर हम चले जाते हैं, लंदन में, तो बैट्समैन अब तक बड़ी अच्छी बारी लेते हुए दिखाई दिए। नसीम राजपूत की अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर
कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल फिर बात करेंगे टेस्ट मैच पर भी, इंडिया के, इंग्लैंड के, दैन कश्मीर प्रीमियर लीग। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।